क्लास आज हम लोग 6, 7 और 8 इन तीनों चैप्टर का रिवीजन करेंगे। चैप्टर नंबर 6, 7, 8 1 से लेकर 5 तक का पूरा रिवीजन मैंने करा दिया था आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में 1 to 5। और उसके बाद 6, 7, 8 में आपका अभी रिवीजन करा देता हूँ। फिर जो बचेगा 9 और 10 मैंने उसकी वीडियोस आप लोगों को भेज दी है ऑलरेडी, 9 और 10 रिवीजन का। तो 10 के 10 चैप्टर्स आप किसी भी कीमत पे खत्म कर दो। आज के अंदर के सारे चैप्टर्स जो हमारे फिनिश हो गए। क्लियर है यहाँ तक? मैक्रो करा दिया, इंडियन भी खत्म हो गया आपका, टोटल कंप्लीट। तो चलो फटाफट जरा रिवीजन करते हैं, डाउट्स वगैरह सब लास्ट में। अभी बस आप सुनते चले जाओ एक करके टॉपिक जो बता रहा हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर नंबर 8 है, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है क्लास? किसी भी इकोनॉमी के लिए जो बेसिक फिजिकल सिस्टम ऑफ ए नेशन और अ बिजनेस, किसी भी नेशन का या किसी भी बिजनेस का जो बेसिक फिजिकल सिस्टम है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। लाइक अगर हम किसी देश की बात करें तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, कम्युनिकेशन कैसा है, सीवेज, वाटर, हेल्थ, उसका इलेक्ट्रिक सिस्टम कैसा है, और ये सब जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़रूरी है, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हाई कॉस्ट इन्वेस्टमेंट एंड वाइटल टू अ कंट्री इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। तो किसी भी देश को इकोनॉमिकली डेवलप करने के लिए या सोशली उसको डेवलप करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। जैसे अगर आप स्कूल में हो तो आपके स्कूल का एक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, एक पार्क होगा, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होगी स्कूल के अंदर, बड़े बड़े रूम्स होंगे, अच्छे रूम्स होंगे, तो उसको बोलते हैं क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। तो और लैब होगा, ये सब चीज़ें होंगी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी कैटेगराइज इन टू पार्ट्स, दो पार्ट में कैटेगराइज है। पहला है इकोनॉमिक, दूसरा है सोशल। तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो जो प्रमोट करता है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को, जहाँ पे हम प्रॉफिट कमाते हैं। सड़क बनाना, हाईवे बनाना, रेल रोड, एयरपोर्ट, सी पोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, ये सारी की सारी चीज जो है वो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये प्रोडक्शन करने में हमारी मदद करेगा और हम इससे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। Social infrastructure refers to the core element of a social change. स्कूल, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हमारी इकोनॉमी को डेवलप करने में सपोर्ट करता है। सोशल डेवलपमेंट में, सोशल डेवलपमेंट मतलब समाज का भला होना चाहिए, और ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर ये फोकस करता है। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब चैप्टर 5 में पढ़ा ही रखा है क्लास मैंने, आपका टैलेंट, आपका स्किल, ये इंप्रूव करने में आपकी हेल्प करता है। तो यहाँ पे जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है ये एम्प्लॉयज की डेवलपमेंट में मदद करता है, और जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो फिजिकल असेट जो है, मशीन बिल्डिंग, इनको डेवलप करता है। क्लियर है? तो जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कमर्शियल इन नेचर है। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कमर्शियल इन नेचर है। इट प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटी फॉर द बिजनेस इन कंट्री इजियर, ताकि आप अपने देश में बिजनेस को आसानी से कर सको। अगर सड़क रहेगा, बिजली रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा रहेगा, कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, बैंकिंग अच्छा रहेगा, तो आप अपने देश में बिजनेस अच्छे से कर सकते हो और अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हो। वाइल सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक द हेल्थ केयर फॉर पुअर, सैनिटेशन, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, पार्क एक्सेट्रा इज मोर प्रोवाइडिंग द बेसिक वेलबींग। यानी क्लास किसी भी इंसान को जो बेसिक नेसेसिटी है ये वो देता है। आपका नॉलेज आपकी बेसिक नेसेसिटी है। क्लियर है यहाँ तक? तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ करता है, हमारे देश को ग्रोथ करता है, जिससे हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज होता है। लेकिन जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है ये ह्यूमन ग्रोथ करता है और लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ पे इम्पैक्ट डालता है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, आपकी एजुकेशन अच्छी है, तो आप एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सकते हो। क्लियर है? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एसिलेरेट द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ग्रोथ प्रोसेस को एसिलेरेट करता है, इंक्रीज करता है, तेजी से बढ़ाता है। जबकि जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करता है, लेकिन बोथ एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं और एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा क्या होगा? सबसे पहला, अगर आपके देश में इंफ्रास्ट्रक्चर है तो इकोनॉमी का जो फंक्शन होगा वो स्मूथ फंक्शन होगा। स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी, हमारा जो इकोनॉमी है वो अच्छे से चल पाएगा, सारे काम अच्छे से हो पाएंगे। एग्रीकल्चर जो है वो अच्छे से डेवलप करेगा। यानी क्लास अगर एग्रीकल्चर में भी मैंने आपको समझाया था कि एग्रीकल्चर में भी बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। आपका अनाज जो है उसे बेचने के लिए रेलवेज चाहिए, रोडवेज चाहिए, शिपिंग चाहिए आपको बेचने के लिए, अलग अलग टाइप के सीड, इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ये सारी चीजें। एग्रीकल्चर मार्केटिंग, रूरल क्रेडिट, ये सब पढ़ा था ना हमने 6 चैप्टर में, वही है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग, रूरल क्रेडिट, पावर, मार्केटिंग एंड ट्रेनिंग, इंप्रूवमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अदर सच फैसिलिटी। तो यानी कि
जो अगर आपके देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो एग्रीकल्चर भी क्या होगा, ग्रोथ करेगा, और जो फंक्शन है इकोनॉमी का वो स्मूथली चलेगा, और जो हमारी इंडस्ट्री है वो भी डेवलप करेगी। और इंडस्ट्री कैसे डेवलप करेगी, अगला इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, इन एनर्जी अच्छी होगी, बिजली अच्छी होगी, स्किल मैन पावर, मैनेजमेंट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, जब ये सब चीज़ अच्छी होगी तो हमारे देश में नई नई इंडस्ट्रीज आएंगी और पुरानी इंडस्ट्रीज भी बिजनेस को तेजी से ग्रो करेंगी। इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अच्छी रही तो जो प्रोडक्शन है देश के अंदर वो बढ़ेगा। रिसर्च डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो रोजगार भी मिलेगा लोगों को, रेलवे, रोडवे, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब चीज़ों को सरकार अगर मुहैया कराती है तो इसमें लोग काम करेंगे तो उनको रोजगार भी मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर इनहेंस द साइज ऑफ मार्केट, मार्केट साइज को भी बढ़ाता है, यानी कि किसी देश का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो जो मार्केट का साइज है वो बड़ा होगा, यानी ज्यादा बिजनेस आएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सेल परचेज जो होगा वो ज्यादा होगा। अगली बात क्या है, अगर आपके देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो बाहर देश से आपको काम मिलेगा। लाइक अगर इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो बाहर देश के लोग इंडिया से अपना काम कराएंगे। बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, केपीओ, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग या कॉल सेंटर, ड्यू टू आईटी सपोर्ट सिस्टम, साउंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी बाहर देश से इंडिया में बहुत काम आता है। तो इंडिया एक ग्लोबल डेस्टिनेशन है, पूरे वर्ल्ड के लिए ग्लोबल डेस्टिनेशन है कि लेबर सस्ते रेट पे काम करने के लिए तैयार रहते हैं, तो यहाँ पे वो लोग क्लास अपना काम जो है हमको देते हैं करने के लिए, जिसकी वजह से हमको रोजगार मिलता है। और हमारे देश का अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा तो ये कहीं ना कहीं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करेगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अगर हमारा देश अच्छा है, जैसे कोई स्कूल का अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो बच्चे उसमें एडमिशन ज़्यादा लेंगे। सिमिलरली किसी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा है तो बाहर देश से हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट भी जो आएगा वो ज़्यादा आएगा। अब बात करें क्लास इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी उतना नहीं है जितने की हमको जरूरत है, उससे कम है। करेंटली मेनी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन द कंट्री आर हैंडल ईदर बाय प्राइवेट सेक्टर और अ जॉइंट वेंचर बाय द पब्लिक एंड प्राइवेट। हमारे यहाँ भी जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है, सड़क हो चाहे हाईवे हो चाहे जो भी बने, ब्रिज, फ्लाईओवर, उन सब में सरकार और प्राइवेट मिलके काम करते हैं, ज्यादातर प्राइवेट कंपनीज काम करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया हैज स्टिल अ वेरी लॉन्ग वे टू गो बिफोर वी कैन कॉल आवर सेल्फ अ डेवलप नेशन। तो हमारे देश में हमको डेवलप नेशन कहलाने के लिए हमारे देश में हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम करने का, आपको पता है सड़क हमारे यहाँ अच्छी नहीं है, स्कूल हमारे यहाँ अच्छे नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल हमारे यहाँ अच्छे नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, बिजली की प्रॉब्लम हमारे देश में है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में काफी प्रॉब्लम है, और रूरल एरिया में तो ये बहुत ज्यादा है। अभी भी गांव की महिलाएं कुएं से पानी निकाल के लाती हैं, कुआं गांव में बहुत दूर होता है, वहां से पानी खींच खींच के लाना, या प्रॉपर जो क्लास सैनिटेशन है गांव में वो ना होना, गांव में पक्की सड़क ना होना, आपदा प्रबंधन ना होना गांव में, ये सारी चीजें क्लास कहीं ना कहीं डेवलप करता है कि हमारे देश का अभी भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेटर नहीं है। गांव की महिलाएं आज भी खाना पकाने के लिए बायोफ्यूल का यूज करती हैं, दूर दूर तक जाती हैं, जंगल से लकड़ियां काट के लेके आती हैं क्लास, या क्लास काउ डंग हो गया, या जो आपका क्रॉप है उसका जो बचा हुआ रेजिड्यू हो गया क्रॉप का, वो सारी चीजें अभी भी गांव में यूज होता है। तो इसका मतलब हमारा देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, हमारे देश में जो एग्रीकल्चर फैसिलिटी है, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी किसानों को नहीं मिलती, पैसा लोन पे नहीं मिलता, तो ये सब चीज कहीं ना कहीं शो करता है कि हमारे देश में प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट एडिक्वेट, जनता जितनी है इंफ्रास्ट्रक्चर पर्याप्त नहीं है। इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस तभी होगा, इंडस्ट्री तभी डेवलप करेगी जब पावर होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, कम्युनिकेशन होगा। ऑब्वियसली अमेजोन जैसी कंपनियां तभी चल पाएंगी अच्छे से जब क्लास वहां पे हमारे यहाँ पे इंटरनेट अच्छा होगा। अगर हमारे यहाँ पे इंटरनेट अच्छा है तो अमेजोन से आप ऑर्डर करोगे तो क्लास आपका तुरंत ऑर्डर होगा। दूसरी बात, हमारा ट्रांसपोर्टेशन अगर अच्छा है, आप किसी गांव में रहते हैं सड़क नहीं है, वहां डिलीवरी 10 दिन में होगी, लेकिन अगर आप अर्बन एरिया में रहते हो जहाँ पक्की सड़क है वहां डिलीवरी 2 दिन में होगी। तो अगर आप जल्दी काम होता है तो कहीं ना कहीं बिजनेस को फायदा होगा उससे। एनर्जी, अब बात करें क्लास एनर्जी की, तो एनर्जी इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये जो एनर्जी वाला कंपोनेंट है ये 2020 और 21 सेशन के लिए नहीं है, ये सिर्फ 1920 सेशन के लिए है। तो जो बच्चे 2021 में पेपर देंगे उनके सिलेबस से स्पेशली एनर्जी टॉपिक को कट कर दिया गया है। पर मैं बता देता हूँ क्लास, एक बार आप लोग जो है सुन लो। एनर्जी इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ध्यान रखना, कोई भी देश तरक्की तभी करेगा जब उसका एनर्जी सेक्टर अच्छा होगा। सीधी सी बात, अगर बिजली नहीं होगी तो आपका, आप खुद सोचो अगर 2 दिन बिजली चली जाए
तो आपका रहना मुश्किल हो जाएगा। सोचो 2 दिन, इतना ज्यादा हम लोग बिजली पे डिपेंड करने करने लगे हैं। 2 दिन छोड़ो, अगर एक दिन भी बिजली चली जाए तो लोगों को महामारी हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। Considering the vast potential of energy saving benefit energy efficiency, the government enacted the Energy Consumption Act. तो क्लास सरकार ने एक एक्ट बनाया एनर्जी को कंजर्व करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001. द एक्ट प्रोवाइड दैट लीगल फ्रेमवर्क, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट एंड अ रेगुलेटरी मैकेनिज्म एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल टू कंजर्व इलेक्ट्रिसिटी. बिजली का कंजप्शन कम करना है, बिजली को वेस्ट कम करना है, क्योंकि बिजली जो बनाई जाती है ना क्लास, वो बनाई जाती है क्लास कोयले से, और कोयला जो है वो खदान से खत्म होता चला जा रहा है। तो एक दिन ऐसा आएगा जब बिजली खत्म हो जाएगा। इसीलिए सरकार जो सोलर पैनल है उसके लिए बहुत ज्यादा दबाव डाल रही है। बहुत सारे स्टेट्स ने सोलर पैनल कंपलसरी कर दिया है इंडस्ट्री के लिए। मतलब कि अगर आप इंडस्ट्री बनाना चाहते हो तो सोलर पैनल लगवाना आपको जरूरी है। सोलर पैनल आई होप कि आप सबको पता होगा, जहाँ जो सूरज की रोशनी को लेता है, इलेक्ट्रिसिटी में उसको कन्वर्ट करता है, हीट जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, या इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी प्रोड्यूस करता है किससे क्लास? सनलाइट से। तो एनर्जी के क्लास सोर्स क्या है? कमर्शियल, नॉन कमर्शियल, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो कमर्शियल एनर्जी कौन सा होता है? नाम से ही पता पड़ रहा है, कमर्शियल एनर्जी वो है जो यूजर्स को पैसे देने पे मिलते हैं, लाइक कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे कमर्शियल एनर्जी हैं। और ध्यान रखना ये जनरली फैक्ट्रीज और फार्म में यूज किया जाता है। नॉन कमर्शियल एनर्जी कौन से होते हैं? जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, लाइक लकड़ियां हो गई, गांव में जो महिलाएं इस्तेमाल करते हैं, काउ डंग एक्सेट्रा, वो नॉन कमर्शियल है और आमतौर पे वो खाना पकाने के लिए गांव में महिलाएं इस्तेमाल करती हैं। अगर हम डिफरेंस की बात करें तो कमर्शियल एनर्जी कुछ प्राइस पे मिलता है, नॉन कमर्शियल एनर्जी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। कमर्शियल एनर्जी को फैक्ट्री में, फार्म में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि नॉन कमर्शियल एनर्जी को कंजप्शन पर्पज से इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की बात करें तो ये जो कमर्शियल एनर्जी है ये नॉन रेन्यूएबल है। आप कोयला पेट्रोलियम को दोबारा नहीं बना सकते, हाइड्रो पावर को छोड़ के पानी वाला हम बना सकते हैं दोबारा। लेकिन जो ये एनर्जी है नॉन कमर्शियल, ये क्लास रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि आप इसको दोबारा प्रोड्यूस कर सकते हो, खत्म ये नहीं होगा। कंपोनेंट वही जो क्लास अभी आपको लिखवा है, कोयला और यहाँ पे फायरवुड, काउडंग, वेस्ट एक्सेट्रा। पुराने काल से जो चला हुआ आ रहा है वो कन्वेंशनल है, और जो नया है वो नॉन कन्वेंशनल। लाइक सोलर एनर्जी नया है, विंड एनर्जी, बायोमास, टाइडल, जियोथर्मल एनर्जी, ये सब नॉन कन्वेंशनल है। जबकि पेट्रोलियम, कोयला, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब क्या है क्लास? कन्वेंशनल एनर्जी। तो कन्वेंशनल की बात करें तो ये आपके पास जो है वो लिमिटेड है, ये खत्म हो जाएगा एक दिन। नॉन कन्वेंशनल, सूरज की रोशनी ना कभी खत्म होगी ना उससे बिजली बननी कभी खत्म होगी। यूज की बात करें तो अर्ली टाइम में इसका यूज किया जाता है, इसका रिसेंट टाइम में यूज किया जाता है। पॉल्यूशन जो है क्लास, जो पुराने टाइम का पॉल्यूशन बहुत ज्यादा करती है, जबकि नए टाइम वाला कोई पॉल्यूशन नहीं करती। कॉस्ट की बात करें, इसमें खर्चा कम आता है क्लास पुराने वाले में, लेकिन अगर आपको सोलर पैनल लगाना है तो बड़ा खर्चा आएगा, एक ही साथ आपको बड़ा खर्चा करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन लंबे समय तक आपका कॉस्ट जो है वो कम आएगा। ठीक है, एक बार में तो बड़ा अमाउंट दे दोगे, फिर आपका बिजली बिल ही माफ हो जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें, कोल, नेचुरल गैस, फायरवुड इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, काउ डंग, ये सब क्लास पुराना है। और नया क्या है क्लास? नया मतलब नॉन कन्वेंशनल, सोलर पावर, टाइडल पावर, पानी से जो बनाई जाती है बिजली, और क्लास ओशियन वेव एनर्जी, जो ओशियन की वेव्स होती है ना, मतलब कि आप कहते हैं लहर, तो उससे एनर्जी बनाई जाती है। बायोमास एनर्जी, ये सब क्लास इसके एग्जाम्पल हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का। अब एनर्जी के दो सोर्सेस हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब जहां से डायरेक्टली इस बिजली को लिया जाता है, वो प्राइमरी सोर्स है, जो नेचर ऑफ गिफ्ट है। ठीक है, लाइक क्लास कोयला, ऑयल, नेचुरल गैस, जो पावर, न्यूक्लियर फ्यूल है, यूरेनियम, करोड़ों रुपए का आता है, छोटा सा थोड़ा सा यूरेनियम, विंड, टाइड, माउंटेन, लेक, रिवर, ये सारी एनर्जी क्लास हमें नेचर ने दिया है, ये प्राइमरी सोर्स है। और जब हम एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं तो बन जाता है सेकेंडरी एनर्जी। सेकेंडरी और डायरेक्ट इंडायरेक्ट सोर्सेज ऑफ एनर्जी रिजल्ट्स फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी सोर्स। एग्जांपल, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम प्राइमरी। देखो, जो बिजली बनती है वो प्राइमरी से बनता है। कोयला जो है वो प्राइमरी है, सनलाइट जो प्राइमरी है, और उससे जो बिजली बनाते हैं वो सेकेंडरी है। अब इंडिया के कंजप्शन पैटर्न की बात करें तो क्लास इस चार्ट से इंडिया का कंजप्शन पैटर्न आपको ध्यान रखना है कि इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजप्शन है वो कैसे हो रहा है। तो आप देख रहे हो धीरे धीरे हाउस होल्ड का जो कंजप्शन है बिजली का वो बढ़ता चला जा रहा है। एग्रीकल्चर का जो कंजप्शन है क्लास वो भी बढ़ता हुआ चला जा रहा है।
इंडस्ट्री का जो कंजप्शन है वो घटता हुआ चला जा रहा है। पहले 40 था, 50 था, फिर 45, फिर 44। तो जो इंडस्ट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं क्लास कमर्शियल एनर्जी का कंजप्शन कम करके ये जो सोलर पैनल वगैरह है ये सब चीज लगा रही हैं, जिसकी वजह से जो कमर्शियल एनर्जी का टोटल शेयर है वो कम होता चला जा रहा है। ट्रांसपोर्टेशन में क्लास फ्यूल वगैरह जो है वो शेयर कम हो गया। आपको पता है क्लास की ट्रांसपोर्टेशन में आजकल क्लास जो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी नई नई यूज हो रही है, तो कमर्शियल एनर्जी का जो इस्तेमाल है वो धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। अदर क्लास जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो आप ये शो कर रहे हो कि कमर्शियल एनर्जी का जो कंजप्शन होता है उसका पैटर्न क्या है। अब आते हैं पावर और इलेक्ट्रिसिटी। तो आप सबको पता है क्लास की इलेक्ट्रिसिटी इज द मोस्ट वायबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। और मॉडर्न सिविलाइजेशन में यानी आजकल की जो मतलब कि सिविलाइजेशन है उसमें बिजली जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट दिस ना हमारा बिजनेस चलेगा ना कुछ होगा। तो बिजली मस्ट है आजकल के लोगों को। और बिजली का ग्रोथ जो है वो 12% बढ़ाना पड़ेगा अगर आप जीडीपी 8% अटेन करना चाहते हो। तो यानी जितना जीडीपी तेजी से बढ़ेगा बिजली का उत्पादन, बिजली की अवेलेबिलिटी उससे ज्यादा तेजी से बढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्लास पब्लिक जैसे जैसे बढ़ रही है बिजली की जो डिमांड है वो बढ़ती चली जा रही है। आजकल हर गैजेट जो है वो बिजली पे बनता है। चाहे खाना पकाना हो वो भी क्लास बिजली से बना सकते हो, और पढ़ाना हो क्लास जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आप मोबाइल फोन चलाते हो, कोई बिजनेस करते हो, आईटी सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी। इवन कार व्हीकल ये सब भी आजकल इलेक्ट्रिसिटी की आने लगी है। सोर्सेस ऑफ पावर जनरेशन इन इंडिया। तो सबसे बड़ा सोर्स जो है वो क्लास थर्मल पावर है। थर्मल पावर स्टेशन इज अ पावर स्टेशन इन विच दैट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक पावर। तो थर्मल पावर स्टेशन में इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट किया जाता है क्लास। यहाँ पे टरबाइन से जो गरम गरम पानी होता है उसे गर्म करके भाप निकाल के टरबाइन को घुमा के थर्मल एनर्जी बनाई जाती है। थर्मल पावर से एनर्जी बनाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। जो 2016 में थर्मल एनर्जी का जो शेयर है 2016 में वो सबसे ज्यादा है 67%। हाइड्रो मतलब पावर से जो बनाई जाती है यानी कि सॉरी पानी से जो बनाया जाता है वो लगभग 14% है। और जो न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी है वो बहुत कम है, वो इट इज अराउंड 2.10% ऑफ टोटल पावर जनरेशन। तीन है, सबसे पहला क्या है क्लास थर्मल पावर, दूसरा हाइड्रो, तीसरा है क्लास न्यूक्लियर पावर जो न्यूक्लियर वेपन्स में यूज होता है। ओके, तो बस उस चार्ट को शो कर देना। अब हमें समझना यह है कि हमारे यहाँ पे पावर में चैलेंजेस क्या क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहला हमारे यहाँ की जो बिजली की जनरेशन है वो इनएडुकेट है। प्रॉपर बिजली जनरेट नहीं होती, यानी कि जो बिजली का उत्पादन होना चाहिए वो बहुत कम है। पावर कट होते हैं, एक्सेस लोड होता है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो भी अंडर यूटिलाइज है। उसमें होता है प्लांट लोड फैक्टर, यानी कि हमारी बिजली जो बनती है वो बनाते वक्त वेस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है। समझ रहे हो बात को। थर्ड है लॉस बाय स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है यानी स्टेट के जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैं जिनके थ्रू बिजली डिस्ट्रीब्यूट होता है, प्लस उनको भी कंटिन्यू लॉस हो रहा है। दिस इज बिकॉज लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। बिजली को बांटते वक्त और क्लास बिजली को अपने देखो पहले तो खंबे तक आता है बिजली प्लांट से, तो वो क्लास ट्रांसमिशन हो गया। फिर खंबे से जाता है घर घर में, तो वो क्या डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये इसकी वजह से स्टेट बोर्ड को काफी नुकसान हो रहा है। लोगों की इलेक्ट्रिसिटी की चोरी करना, कम प्राइस पे किसानों को बिजली देना, छोटी छोटी इंडस्ट्री को बिजली में सब्सिडी देना, ये सारी चीजों की वजह से जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उन्हें काफी नुकसान हो रहा है। इनपुट कम है हमारे पास, यानी कि जो कोयला वगैरह हमारे पास कम है। पब्लिक का कॉपरेशन कम है, पब्लिक अनरेस्ट है, यानी कि पब्लिक बिल्कुल भी बिजली सेटिस्फाई नहीं है। बिजली प्रॉपर नहीं आती, कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो बिजली से सेटिस्फाई होगा कि हाँ प्रॉपर बिजली आ रही है। क्लास दिल्ली का जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन केस है वो बहुत कम चांस है, बट लेकिन पढ़ लेना क्लास कि दिल्ली में 3 बार जो है वो चेंज हुआ, अलग अलग हाथों में गया। तो सबसे पहला दिल्ली स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, फिर दिल्ली विद्युत बोर्ड, और क्लास फिर लास्ट में जो चला गया वो रिलायंस एनर्जी और टाटा। तो रिलायंस और टाटा दोनों के पास चला गया, डीएसईबी, डीएसईयू और डीवीबी। तो ये तीनों बार इसका प्राइवेटाइजेशन हुआ और लास्ट में जो है रिलायंस और टाटा के पास दिल्ली की बिजली है, यानी वही लोग क्या करते हैं बिजली को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एनर्जी कंजप्शन के लिए क्लास सीएफएल बल्ब लाया गया और सरकार ने ऐसी रूल रेगुलेशन बनाया कि सीएफएल बल्ब यूज करना मैंडेटरी है। हर जगह आप देखो आजकल आपको सीएफएल बल्ब ही मिलेगा या एलईडी बल्ब, सीएफएल या एलईडी बल्ब, ठीक है। उससे हमारा पैसा जो है वो बहुत बचेगा, बिजली सेम मिलेगी, उसमें विजन सेम मिलेगा,
लेकिन जो पैसा है वो बहुत ज़्यादा बचेगा। इवन सरकार ने उजाला स्कीम बनाई थी ताकि जो पुराने बल्ब है उनको हटाकर सरकार जो है नए नए बल्ब को लगा सके, जिससे बिजली का कंजप्शन जो होगा वो कम होगा और फैमिली की जो इनकम है वो भी बढ़ेगी। भाई बिजली का बिल कम आएगा तो आप पैसा ज़्यादा बचेगा आपके पास। तो प्रॉब्लम क्या है पावर क्राइसिस को पूरा करने के लिए? सबसे पहली बात क्या, सॉरी प्रॉब्लम तो हमने पढ़ लिया था, किस तरीके से ठीक करेंगे? तो प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, प्लांट लोड फैक्टर को बढ़ाएंगे ताकि क्लास लॉस कम हो, इंप्रूव सप्लाई ऑफ इनपुट टू पावर प्लांट, जो इनपुट्स हैं रॉ मटेरियल जो भी है कोयला वगैरह जिससे बिजली बनाई जाती है वो पावर प्लांट को दिया जाए। सरकार को हेवी टैक्स लगाना चाहिए बिजली पे ताकि लोग बिजली का वेस्ट करते वक्त सोचें। और लास्ट नेक्स्ट क्लास क्या है, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस को, जो चोरी होती है क्लास और जो बंटवारा करते वक्त बिजली को बांटते वक्त जो भी नुकसान हो रहा है वो सारे नुकसान को सरकार को खत्म करना चाहिए, मिनिमाइज करना चाहिए। लास्ट क्लास पब्लिक सेक्टर जो है वो प्राइवेट सेक्टर को अप्रोच करे, प्राइवेट सेक्टर पैसा लगाएगी तो जो है वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ करेगा, और इसीलिए दिल्ली गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर के हाथ में बिजली दे रखी है। अब आते हैं हेल्थ। तो मैंने कहा था हेल्थ का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप फिजिकली ठीक हो, कोई बीमारी नहीं है तो हेल्थ आपकी अच्छी है, नहीं। हेल्थ इज अ फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेल बींग, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। ध्यान रखना, अगर आपको डिजीज नहीं है इसका मतलब हेल्दी हो, ये चीज बहुत गलत है। जरूरी नहीं है कि आपको कोई डिजीज नहीं है तो आप बीमार नहीं हो। हेल्थ वो है जहां अगर कल को आप बीमार भी पड़ जाते हो ना तो अभी आप सही हो जाओगे, आपके बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि बीमार पड़ने पे भी आप ठीक हो जाओगे। तो हेल्थ के बारे में तो क्लास पता है क्लास की, हेल्थ जो है बेसिकली वो कैसे मिलता है, जेनेटिक्स से, हमारे एनवायरनमेंट से, हमारे रिलेशनशिप से, हमारे एजुकेशन से, हमारे फूड से हमको जो है क्लास हेल्थ मिलता है, और हमारे फिजिकल मूवमेंट की वजह से, लाइक जो लोग डाइट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, डिजीज का ध्यान रखते हैं, कोपिंग स्ट्रैटेजीज कैन ऑल इनहेंस द पर्सन हेल्थ। तो आप लोगों की हेल्थ अगर इंप्रूव होगी तो जाहिर सी बात है वो काम अच्छे से करेगा। गुड हेल्थ इंक्रीज मेंटल एबिलिटी एंड ऑल्सो इनहेंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो अगर हेल्थ अच्छी है तो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी अच्छा होगा, अच्छे से जी पाएगा मतलब इंसान। और स्टेट ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया, तो आपको पता है क्लास इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि नर्सेस कम है, डॉक्टर्स कम है, और जो इक्विपमेंट्स हमें चाहिए इलाज करने के लिए वो इक्विपमेंट्स सरकारी हॉस्पिटल में नहीं होता है। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। एक बार क्लास चेक जरूर कर लेना, कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, सिंपल है। डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस के बाद जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस तरीके से डेवलप हुआ इंडिपेंडेंस के बाद? तो सबसे पहली बात करें, जनरल सर्विसेज काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई, तो जो हॉस्पिटल है, डिस्पेंसरी है, वो बढ़ाए गए और जो सर्विस लोगों को मिलने लगी, सेवाएं वो ज़्यादा मिलने लगी। कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, कुछ ऐसे डिजीज है जो फैलते हैं, लाइक एड्स हो गया, टीवी हो गया, मलेरिया हो गया, तो उनको फैलने से रोकने के लिए सरकार ने काफी जो टीकाकरण वगैरह, वैक्सीनेशन वगैरह करा हुआ है, जिसकी वजह से सरकार की कंडीशन अच्छी है, इतने ज्यादा लोग पहले से बीमार नहीं पड़ते। अगला है पोलियो प्रोग्राम। तो पल्स पोलियो प्रोग्राम क्या होता है क्लास? ट्रिपल पी हैज लॉन्च टू पोलियो को क्लास जो इरेक्ट करने के लिए, ठीक करने के लिए बनाया पीपीपी, पल्स पोलियो और प्रोग्राम। डेथ रेट जो है वो कहीं ना कहीं कम होगी, लोगों की मृत्यु दर जो है वो घटेगी उससे। रिडक्शन इन लाइफ जो है क्लास एक्सपेक्टेंसी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्लास जो है 50 ईयर्स था, अच्छा सॉरी कमेगी नहीं, बढ़ेगी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी, अगर बीमारी ठीक हो रही है तो लोग जो जिएंगे अब वो ज्यादा जिएंगे। तो आपने क्लास ध्यान रखना है जो फीमेल लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू मेल्स। अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में प्राइवेट सेक्टर का रोल बहुत ज्यादा है, और मोर देन 70% ऑफ हॉस्पिटल इन इंडिया रन बाई प्राइवेट सेक्टर, 60% ऑफ डिस्पेंसरी रन बाई प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल नियरली 2/5 बेड्स अवेलेबल इन द हॉस्पिटल। प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो प्लेइंग अ डोमिनेंट रोल इन मेडिकल एजुकेशन। तो प्राइवेट सेक्टर के लोग मेडिकल एजुकेशन ट्रेनिंग में भी आ रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर क्लास बहुत ज़्यादा दवाई की दुकानें हैं और हॉस्पिटल्स हैं। इन रिसेंट क्लास कुछ दिनों में मतलब पता चला इस बात का कि मेडिकल टेक्नोलॉजी, डायग्नोसिस, मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड डायग्नोसिस, मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ फार्मास्यूटिकल, हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन, प्रोविजन फॉर मेडिकल सर्विसेज, ये सारी चीज़ें क्लास क्या है प्राइवेट सेक्टर में इंक्रीज होती चली जा रही हैं। इन 2001-2002 देर आर मोर देन 13 लाख, देखो 13 लाख मेडिकल एंटरप्राइज थे जिसमें 22 लाख लोग काम करते थे। 80% ऑफ
पीपल आर सिंगल पर्सन ओन, तो सॉरी 80% ऑफ हॉस्पिटल, तो जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उसका 80% कौन ओन करता है? सिंगल पर्सन। लेकिन फिर भी इतना कुछ होने के बाद प्राइवेट सेक्टर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही, आज भी हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत पुअर है। मेडिकल टूरिज्म, जब बाहर से कोई आता है हमारे यहाँ मेडिकल टूरिज्म में, यानी कि हमारे यहाँ से इलाज कराने आया है, तो उसको बोलते हैं मेडिकल टूरिज्म। और हमारे इंडिया का स्कोप बहुत अच्छा है, बाहर से लोग आएंगे तो इलाज कराने, तो हमें जो रेवेन्यू मिलेगा वो काफी ज्यादा मिलेगा। गरीब लोगों को फैसिलिटी नहीं मिलती है, अमीर लोगों को फैसिलिटी मिलती है। गरीब के यहाँ सड़क नहीं बनती, गरीब के यहाँ बिजली नहीं आती, गरीब के यहाँ क्लास बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जो कहाँ नहीं होती, अर्बन एरिया में। तो इसको बोलते हैं रूरल अर्बन डिवाइड। और ध्यान रखना, देश के 20% अमीर लोग देश की नेशनल इनकम का लगभग क्लास 80% कंट्रीब्यूट करते हैं, और देश की 20% लोग सिर्फ नेशनल इनकम का 8% कंट्रीब्यूट करते हैं। यानी कि अमीरों को फैसिलिटी मिल रही है, अमीरों के पास हॉस्पिटल ज्यादा हैं, अमीरों के पास हाई टेक्नोलॉजी है हॉस्पिटलों में, स्कूल जो एक्सरे मशीन है, ब्लड टेस्ट मशीन्स हैं, वो अमीरों के पास सारा का सारा है, गरीबों के पास नहीं है, वो बेचारे कहाँ जाएंगे इलाज कराने। अगला है 3 टाइप सिस्टम, ये क्लास मैंने क्वेश्चन दिया था, 3 टियर सिस्टम ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी। तो प्राइमरी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है क्लास? जहां पे हम लोग क्या करते हैं, बेसिक कोई छोटा मोटा सर्दी जुकाम बुखार हुआ वो ठीक करते हैं। सेकेंडरी में क्लास हम उसको एडमिट करते हैं अगर प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ गई तो। और थर्ड सिचुएशन में टर्चरी हेल्थ केयर के अंदर हम क्या करते हैं, हम लोग बेसिकली हम चेक करते हैं टर्चरी हेल्थ केयर के अंदर कि जो भी एम्प्लॉय है, जो भी पर्सन है, वो पढ़ा लिखा हो और उसकी जो है वो काम करे। टर्चरी का मतलब क्या है क्लास? टर्चरी हेल्थ केयर में हॉस्पिटल्स विच हैव एडवांस इक्विपमेंट। सेकेंडरी देखो, जो प्राइमरी है, प्राइमरी के अंदर बेसिकली जो फूड सप्लाई की बात चल रही है कि भैया आपको खाना वाना जो मिले प्रॉपर मिले, प्राइमरी जो है नॉलेज मिले। सेकेंडरी के अंदर क्या है, अगर मान लो बीमार पड़ते हो, उसमें जो होगा वो सेकेंडरी है। और बीमार पड़ने के बाद अगर आप ठीक नहीं हो रहे, आपको एडवांस हॉस्पिटल चाहिए, तो वो क्या क्लास होगा, वो टर्चरी हेल्थ केयर होगा। लाइक एम्स वगैरह में आप जाते हो, दिल्ली में जाते हो, तो वो टर्चरी है। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इसमें आपको आयुष याद करना है। आयुष क्या है? आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी और नेचुरोपैथी। तो ये आयुष बच्चों क्या है? इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर अगर आज भी लोग आयुष में, अपना आयुष मंत्रालय भी है, तो अगर वहां पे इलाज ना कराएं, यानी कि आयुर्वेदा की दवाई, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, इन सब का अगर हम यूज ना करें, तो जाहिर सी बात है हॉस्पिटलों में इतनी भीड़ होगी कि हॉस्पिटल संभाल भी नहीं पाएंगे। तो हमें इस पे फोकस करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन को प्रमोट करना चाहिए, ताकि लोग यहाँ इलाज करें। यहाँ बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज हो जाता है। क्लास क्रिटिकल असेसमेंट की बात करें तो अभी भी रूरल एरिया में क्लास जो है वो बहुत प्रॉब्लम है। चिकनगुनिया जैसी बीमारियां जो हैं वो क्लास बहुत ज़्यादा फैलती चली जाती हैं। चमकी बुखार आपने सुना होगा, जो बिहार में फैला, उससे कई लोगों की डेथ हुई। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है, आप इसे रीड कर लेना, वो हमारे देश में बनी हुई रहती हैं। तो अब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी क्या है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। हेल्थ केयर सर्विसेज सबके पास बराबर बराबर नहीं है। अमीर लोगों के पास ज्यादा हेल्थ केयर सर्विसेज है। अर्बन एरिया में जगह जगह हॉस्पिटल है, रूरल एरिया में कई गांव में भी नहीं होता, बहुत दूर होता है। कम्युनिकेबल डिजीजेस जो है वो बहुत ज्यादा फैलती हैं। मैनेजमेंट हमारा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप जाओ कभी अस्पताल, आपको पता पड़ जाएगा कि कितना गंदा मैनेजमेंट उनका। प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो कहीं ना कहीं पब्लिक हॉस्पिटल की जगह ले रहे हैं, और बहुत ज्यादा पैसा वो चार्ज करते हैं। उनका जो खर्चा होता है, बिल होता है, बहुत ज्यादा है। और जो सैनिटेशन लेवल है क्लास, वो हमारे देश का बहुत खराब है। तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम है बेसिकली। प्लीज इनको याद कर लेना, बहुत बड़ा चैप्टर था तो मैंने थोड़ा फास्ट रिवीजन कराया है। इन नोट्स को लेकर अच्छे से लर्न कर लेना। नेक्स्ट चैप्टर है क्लास 7 चैप्टर, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ और इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज। अब ध्यान से समझना क्या है ये। इस चैप्टर को करते हैं जरा रिवीजन, और इसके बाद फिर 6 चैप्टर होगा। 6 चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं है, वो छोटा सा चैप्टर है। प्लस एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या है? जब लोग काम करने लगे, काम करके अगर पैसा ले रहे हो, फ्री में नहीं। कुछ लोग बैगिंग करते हैं, उससे पैसा कमाते हैं, वो नहीं। जब आप काम करके पैसे कमाते हो, चाहे कहीं भी, तो उसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। और जब आप काम करना चाहते हो, काम करने के लायक भी हो,
और तब आपके पास काम नहीं है तो वो होता है अनएम्प्लॉयमेंट। क्यों? लेबर की सप्लाई ज्यादा है, डिमांड ही नहीं है, मार्केट में डिमांड नहीं है, तो उसको बोलते हैं क्लास अनएम्प्लॉयमेंट। लेबर फोर्स किसको कहते हैं क्लास? जो लोग काम कर रहे हैं, जो काम ढूंढ रहे हैं, उन दोनों को मिला दो तो लेबर फोर्स है। अगर मान लो दो दोस्त ने एक काम कर रहा है, एक काम ढूंढ रहा है, मिला नहीं है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा लेबर फोर्स। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का मतलब क्या है? जो वर्किंग एज है लोगों की, 16 से लेके 64 साल तक काम करने की जो एज है, उस एज में कितने लोग काम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं क्लास लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। यानी कितने लेबर हैं जो क्लास एक्चुअली में काम कर रहे हैं, और रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना हमारे देश के लिए अच्छा है। लेबर सप्लाई मतलब क्लास सारे लेबर मिलाकर कितने घंटे काम करने को रेडी हैं, उसको बोलते हैं लेबर सप्लाई। वर्कफोर्स क्या होता है क्लास? एक्चुअली जिनके पास काम है, यानी एक्चुअली जिनके पास काम है वर्कफोर्स। लेबर फोर्स मतलब जिनको काम मिला है, जो काम ढूंढ रहे हैं, उसमें से जिनको काम मिल गया, जिनको क्लास काम मिल गया है, अगर हम उसको माइनस कर दें यानी कि वर्क फोर्स को, तो जो आएगा हमारे पास वो पता पड़ जाएगा अनएम्प्लॉयड लोग कौन कौन है, यानी कौन कौन लोग बेरोजगार है। पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट, तो आप ध्यान रखना, अ वर्कर इज एन इंडिविजुअल हु इज इन्वॉल्व इन सम इकोनॉमिक एक्टिविटी टू अर्न अ लिविंग। तो वर्कर कौन है? जो पैसा कमाने के लिए, जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ पैसे किसी ना किसी काम को करके कमाता है। वो खुद भी काम कर सकता है क्लास, वो सैलरीड एम्प्लॉयज भी हो सकता है। अगर वो सैलरी पे काम करता है तो वो सैलरीड एम्प्लॉय है, अगर वो खुद अपना बिजनेस करता है तो वो क्या है क्लास? सेल्फ एम्प्लॉयड। तो 2011-12 की बात करें तो 473 मिलियन पर्सन जो है वो क्लास टोटल वर्कर थे। सब मेजोरिटी ऑफ आवर पीपल, तो जो क्लास जो जो ज्यादा से ज्यादा लोग हैं वो कहाँ रहते हैं? रूरल एरिया में रहते हैं, ठीक है। एंड 473 मिलियन वर्कर्स, नियरली 3/4 ऑफ रूरल वर्कर्स। क्लास ध्यान रखना, जो जो रूरल वर्कर हैं वो बहुत ज्यादा हैं, और 70% ऑफ टोटल वर्कर आर मेल वर्कर। टोटल वर्कर जितने भी हैं उसका 70% मेल है, रेस्ट फीमेल हैं। रूरल वर्कर पार्टिसिपेशन लार्जर नंबर इन प्रोडक्टिव एक्टिविटी, जो गांव के लोग होते हैं वो कहाँ पे ज्यादा काम करते हैं? प्रोडक्शन एक्टिविटी में, एज कंपेयर टू अर्बन वुमेन। अमंग द रूरल एरिया, सिंस फीमेल वर्कर इज मोर देन 1/3, वेयर शेयर इज अराउंड 1/5 इन अर्बन एरिया। महिलाओं का जो शेयर है वो गाँव में, रूरल एरिया में ज्यादा है, यानी गाँव में महिलाएं ज्यादा करती है काम, और अर्बन एरिया महिलाएं कम काम करती हैं। इन रूरल एरिया मैनी वुमेन, क्लास गांव में आपको पता है क्लास खाना पीना, खाना पकाना, पूरे घर की सफाई करना, खेतों में काम करना, ये सारी चीजें, लकड़ियां काट के लेके आना, उनको प्रॉपरली अरेंज करना, अनाज, ये सब काम जो है महिलाएं बेसिकली करती हैं। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो मतलब क्या है क्लास? कि वर्कर का पॉपुलेशन के साथ रेशियो क्या है? वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड पर 1000 पर्सन। हजार में से कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, उस रेशियो को कहते हैं वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। तो अगर हम बात करें वर्कर पॉपुलेशन रेशियो की, तो मेन का रूरल एरिया में इतना परसेंट लोग काम करते हैं, अर्बन एरिया में टोटल इतना। वुमेन का रूरल एरिया में क्लास जो काम कर रहे हैं लोग हैं, परसेंटेज है वो कम, औरतें ज्यादा है लेकिन परसेंटेज कम। और अर्बन एरिया में भी क्लास कम है हजार में से, और टोटल जो है वो 21.9 है। तो टोटल रूरल एरिया में जो काम करते हैं वो 39.9 काम करते हैं क्लास हजार में से, अर्बन एरिया में 35.5, और टोटल जो है वो 38.6। तो ये वही पॉइंट है क्लास, ये जो आपने लिखा गया है ना, ये चार्ट में जो हमने लिखा है, ये नीचे उसी पॉइंट को क्लास सारा का सारा एक्सप्लेन किया हुआ है इसी पॉइंट को, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट मैंने बता दिया क्लास आपको। एम्प्लॉयमेंट मतलब जो आप काम कर रहे हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब अपना खुद का बिजनेस आप करते हो, खुद अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो कुछ पैसा कमाने के लिए, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। अबाउट 50% ऑफ वर्क पॉपुलेशन इंडिया इज दिस कैटेगरी, यानी कि इंडिया में अपना काम करने वाले जो 52% लोग हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। इन केस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अ पर्सन मेक यूज इज ओन लैंड, खुद की जमीन, खुद की लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इन सब चीज को यूज करते हैं और खुद का अपना बिजनेस करते हैं। जबकि वेज एम्प्लॉयमेंट में क्या करते हैं क्लास? हम किसी के अंडर काम करते हैं और हमें वहां पे तनख्वाह मिलती है, जिसको बोलते हैं वेज एम्प्लॉयमेंट। और सेल्फ में अपना खुद का पैसा, खुद की चीजें लगाते हो, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। डॉक्टर अपना खुद का बिजनेस चला रहा है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। लेकिन किसी, अगर डॉक्टर किसी और के हॉस्पिटल में आके काम करता है तो वो क्या होता है क्लास? वेज एम्प्लॉयमेंट। वेज एम्प्लॉयमेंट में दो तरह के वर्कर होते हैं। रेगुलर वर्कर, जिनकी सैलरी पक्की होती है, जॉब पक्की होती है, वो रेगुलर वर्कर। और कैजुअल मतलब आज है कल को निकाल दिया जाए, कोई भरोसा नहीं है।
एक बार आप रेगुलर वर्कर और कैजुअल वर्कर डिफरेंस फटाफट चेक करो, रीड करो अपने आप। व्हेन अ वर्कर इज एंगेज बाय समवन, ठीक है, एम्प्लॉयर और बाय एंटरप्राइज एंड इज पेड वेजेस ऑन रेगुलर बेसिस पे पैसा मिलता है, तो उसको बोलते हैं रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय। यानी क्लास ऐसा नहीं है कि उसको अगले महीने निकाल दिया जाएगा जॉब से, वो रेगुलर है। और वो सिर्फ 18% वर्क फोर्स है, यानी कि जो लोग काम कर रहे हैं उसका सिर्फ 18% लोग जो है वो रेगुलर वर्कर है। उसमें से कुछ एग्जाम्पल टीचर और सिविल इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन कंपनी के, ये सब चीजें, और भी बहुत एग्जाम्पल्स हैं। कैजुअल वर्कर का मतलब क्या है क्लास? जिनका पता नहीं है आज काम मिलेगा या नहीं मिलेगा, आज काम है कल को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और वो लगभग 30% जो है ऑफ इंडिया वर्कफोर्स, इंडिया के वर्कफोर्स का वो 30% है। अगर हम नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग जो है वो 52% है टोटल वर्कफोर्स का, रेगुलर वर्कर 18% और कैजुअल वर्कर 30%। जहां भी आपको डेटा आए बनाने के लिए या आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आप प्लीज ये डेटा जरूर बनाना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय जेंडर, तो अगर हम जेंडर की एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो यहाँ पे क्लास ये चार्ट से ही क्लियर हो जाएगा जेंडर एम्प्लॉयमेंट का। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज अ मेजर सोर्स ऑफ लाइबिलिटी फॉर बोथ मैन का 52% और फीमेल का, मतलब जो वुमेन है वो 56% जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, मतलब खुद का काम। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब क्या है? मैं अपने, मेरा ही स्कूल है, मैं ही टीचर हूँ, सेल्फ एम्प्लॉयड। कैजुअल वर्कर जो है क्लास, मैन का 29 और फीमेल का 31%, दोनों में ही फीमेल का रेशियो जो है वो ज्यादा है। इन केस ऑफ रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज मैन आर फाउंड ग्रेटर पोर्शन, यानी कि रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज में मैन का शेयर ज्यादा है, यानी कि जिनकी रेगुलर जॉब लगी है उसमें मैन ज्यादा है, फीमेल का तो वैसे भी टेम्पररी होता है जॉब, ठीक है। क्योंकि ये जो है बहुत सारी कंपनियां कहीं इस चक्कर में कि फीमेल की शादी हो जाएगी वो छोड़ के चली जाएगी जॉब, इस चक्कर में लेते भी नहीं। द रीजन फॉर दिस कुड बी स्किल रिक्वायरमेंट, एज अ रेगुलर सैलरी जॉब रिक्वायर्ड स्किल एट हायर लेवल ऑफ लिटरेसी, तो जो ज़्यादा लिटरेसी भी चाहिए उस सिचुएशन में, इसीलिए जो मेल्स हैं उनका रेगुलर जॉब जो है वो ज़्यादा है उसमें शेयर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय रीजन, ध्यान रखना एरिया के हिसाब से, तो जो आप यहाँ पे बनाओगे ना चार्ट उसी को ही लिखा है ऊपर। तो दो एरिया है यहाँ पे, एक है अर्बन एरिया, दूसरा है रूरल एरिया। तो अर्बन वर्कर जो है उसमें सेल्फ एम्प्लॉयड लोग जो है अर्बन वर्कर में वो इतने हैं, यानी क्लास वो लगभग 40% है। और रूरल एरिया में अपना काम ज़्यादा लोग करते हैं, रूरल एरिया में खुद का काम ज़्यादा लोग करते हैं और इसीलिए क्लास शेयर ये ज़्यादा है। अर्बन एरिया में जो कैजुअल वर्कर है वो भी कम है क्लास, लेकिन जो रूरल एरिया में कैजुअल वर्कर है वो ज़्यादा है। लेकिन जो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज है वो अर्बन एरिया में बहुत ज़्यादा है और रूरल एरिया में बहुत कम। तो आप क्या समझे क्लास की रूरल एरिया में सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो गए क्लास, ठीक है, या कैजुअल वर्कर है वो ज़्यादा है। और जो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज हैं, जो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयज हैं वो लोग कहाँ पे ज्यादा है क्लास? अर्बन एरिया में, यानी कि अर्बन एरिया में जो है वो एक पक्की नौकरी लग जाती है लंबे समय के लिए। क्लास ये भी अच्छे से याद कर लेना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन डिफरेंट सेक्टर। तो अगर हम प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो 48.9% ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी, तो यानी जो एग्रीकल्चर है वो लगभग आधे देश को रोजगार देता है। द सेकेंडरी सेक्टर जो है क्लास, सेकेंडरी सेक्टर में क्या क्या आता है? मैन्युफैक्चरिंग आता है, इलेक्ट्रिसिटी आता है, गैस आता है, वाटर सप्लाई आता है, कंस्ट्रक्शन आता है, और जो 24% जो है वो एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करता है सेकेंडरी सेक्टर। तो सबसे ज्यादा कौन क्रिएट करता है? एग्रीकल्चर, फिर सेकेंडरी, फिर 26.8 है सर्विस लाइक होटल, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, रियल एस्टेट, फाइनेंशियल मार्केट, प्रोफेशनल सर्विसेज, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको सर्विस, वो सारी की सारी चीज जो है वो टर्चरी सेक्टर है। यानी सबसे ज्यादा शेयर किसका है क्लास? प्राइमरी, दूसरा टर्चरी, और तीसरा क्या है क्लास? सेकेंडरी। तो ये डायग्राम जो है अच्छे से आप लोग देख लेना, इन डायग्राम को हो सके तो एग्जामिनेशन में बना देना। अब आते हैं एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया। एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया, 64% ऑफ वर्कफोर्स इन रूरल एरिया आर इंगेज इन प्राइमरी सेक्टर। यानी कि जो प्राइमरी सेक्टर है, ये प्राइमरी सेक्टर है, अपनी बुक से ज्यादा अच्छे से देख लेना अगला डायग्राम। तो प्राइमरी सेक्टर में लगभग 64% वर्कफोर्स जो है वो इंगेज है।
प्राइमरी सेक्टर में जो है वो लगभग 64% वर्कफोर्स जो है वो इंगेज है, 20% वर्कफोर्स जो है वो सेकेंडरी में इंगेज है रूरल एरिया का, और सर्विस सेक्टर और टर्चरी सेक्टर प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू 15% ऑफ रूरल वर्कर्स, यानी कि जो गांव के वर्कर हैं उनका 15% जो है काम वो सर्विस सेक्टर से मिल रहा है, और गांव के वर्कर्स जो हैं वो 20% वर्कर को जो काम मिल रहा है वो सेकेंडरी में, और 64% वर्कर को जो काम मिल रहा है वो प्राइमरी में। सेम इसका उल्टा क्लास अर्बन एरिया में। तो अर्बन एरिया में अगर आप बात करें तो अर्बन एरिया में जो प्राइमरी सेक्टर है वो बहुत कम है। भाई अर्बन एरिया में कौन खेती बाड़ी करता है, दैट इज 6.5% ओनली। एग्रीकल्चर वगैरह जो है वो रूरल एरिया में ज़्यादा होता है, अर्बन में नहीं। द सेकेंडरी सेक्टर जो है वो 35%, अर्बन में जो टर्चरी सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा है, वो क्लास लगभग 58.3% है। तो अगर मेल फीमेल की बात करें तो आप यहाँ से देख लो मेल और फीमेल का डिस्ट्रीब्यूशन। तो मेल वर्कर जो प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं वो लगभग 44% है, और जो सेकेंडरी में काम करते हैं मेल वर्कर वो 26% है, टर्चरी में 30% है। अगर हम फीमेल वर्कर की बात करें क्लास, अगर हम फीमेल वर्कर की बात करें तो फीमेल वर्कर प्राइमरी सेक्टर में जो काम करते हैं, फीमेल वर्कर प्राइमरी सेक्टर में जो काम करते हैं वो 62.8, यानी कि प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर, और फीमेल जो एग्रीकल्चर में काम करती है वो लगभग 62.8% है, सेकेंडरी सेक्टर में 20% है, और टर्चरी सेक्टर में कितना है क्लास 17.2%। क्लियर है यहाँ तक। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट मेल फीमेल इन डिफरेंट सेक्टर, तो डिफरेंट सेक्टर में मेल फीमेल का जो एम्प्लॉयमेंट है ये आएगा। अगर हम मेल एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो लगभग 44% ऑफ मेल पॉपुलेशन इज कंसंट्रेटेड इन प्राइमरी सेक्टर। ध्यान रखना, मेल जो 43% है मेल पॉपुलेशन का, यानी जितने भी मेल को काम मिल रहा है उसका 43% जो है वो प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं, 26% जो मेल वर्कर है वो सेकेंडरी सेक्टर में काम करते हैं, और सर्विस सेक्टर में 30.5 जो मेल वर्कर है वो काम करते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि मेल वर्कर सबसे ज्यादा कहां काम करते हैं, वही प्राइमरी सेक्टर, और सबसे कम कहां होता है क्लास सेकेंडरी। सेकेंडरी का मतलब मैन्युफैक्चरिंग, और टर्चरी का मतलब क्या होता है क्लास सर्विस सेक्टर। फीमेल एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो फीमेल वर्कर कंसेंट्रेशन इज ऑल्सो वेरी हाई, यानी कि फीमेल भी कुल मिला के एग्रीकल्चर पे 50% लोग काम करते हैं, तो मेल हो चाहे फीमेल हो एग्रीकल्चर पे ज्यादा लोग काम करते हैं, और 20% ऑफ फीमेल वर्कर जो है वो सेकेंडरी सेक्टर में काम करते हैं, और सर्विस सेक्टर में लगभग 17%, यानी कि जो सर्विस सेक्टर है टर्चरी सेक्टर है उसमें फीमेल लोग जो है बहुत कम काम करते हैं। मैंने आपको क्लास बताया था पहले बड़े बड़े चैप्टर हैं क्लास, रिवीजन में टाइम लग रहा है, इसीलिए थोड़ा फास्ट में रिवीजन करा रहा हूँ। जॉबलेस ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि ग्रोथ तो हो रही है लेकिन जॉब नहीं मतलब कि जॉब नहीं मिल रहा, क्योंकि आजकल लोग मशीन से काम कराना चाहते हैं ना कि लेबर से। तो मशीन जो है वो धीरे धीरे लेबरों को रोजगार खत्म करता चला जा रहा है। आजकल मशीनें आती हैं और रोजगार खत्म हो जाता है, नई नई मशीनें आ जाती हैं, रोबोटिक्स आ जाते हैं जो क्लास इंसान के जो काम को वो खत्म कर देता है, वो उनकी जॉब को बंद कर देता है, जॉब से निकल जाते हैं वो, क्योंकि अब इंसान का काम जो है वो कौन करता है, मशीन। चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो क्लास जो चेंजिंग स्ट्रक्चर है वो आपको ध्यान रखना है कि प्राइमरी सेक्टर पे धीरे धीरे लोग जो है डिपेंडेंसी कम कर रहे हैं, और सेकेंडरी और टर्चरी सेक्टर का जो है वो धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि जो प्राइमरी सेक्टर है यानी कि एग्रीकल्चर, वहां पे धीरे धीरे लोग कम आप जो कहीं ना कहीं आप जानते हो खेती बाड़ी कोई नहीं करना चाहता आजकल के जमाने में, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर जो है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। नेक्स्ट है क्लास कैजुअलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। क्लास कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स का मतलब क्या होता है, जब कोई सेल्फ एम्प्लॉयड या रेगुलर सैलरी एम्प्लॉयड की जॉब छूट जाती है और पक्की जॉब से हटाकर उसको कच्ची जॉब दी जाती है, कच्ची जॉब मतलब जहां पे उसको निकाल दिया जाए कब पता नहीं, तो उसको बोलते हैं क्लास कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। ठीक है। और इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स किसको कहते हैं क्लास, जब लोग फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। फॉर्मल सेक्टर का मतलब क्या है, जहाँ पे सोशल सिक्योरिटी मिलती है, वहाँ पे 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे सरकार के रूल रेगुलेशंस हैं, सरकार के लॉ हैं, तो होता है क्लास आपका फॉर्मल सेक्टर। लेकिन अगर इनफॉर्मल सेक्टर है, छोटी मोटी दुकानें हो गई क्लास, जहाँ पे 10 से कम लोग काम करते हैं, छोटी मोटी फैक्ट्री जहाँ 2-4 लोग काम करते हैं, वो जो है क्लास वो इनफॉर्मल सेक्टर है। तो जब किसी की जॉब फॉर्मल सेक्टर से हटकर इनफॉर्मल सेक्टर में लग जाती है तो उसको बोलते हैं इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। क्लियर है यहाँ तक। तो ध्यान रखना कि आजकल यही हो रहा है, लोगों की फॉर्मल और ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब होती है लेकिन वो छूट जाती है किसी वजह से और वो इनफॉर्मल में चले जाते हैं।
तो फॉर्मल सेक्टर कौन सा होता है, ध्यान सुनो। फॉर्मल सेक्टर रेफर्स टू दोज ऑर्गेनाइज सेक्टर, फॉर्मल कह लो चाहे ऑर्गेनाइज कह लो, इट इंक्लूड ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सरकारी जॉब जो है ना वो फॉर्मल है, पब्लिक एंटरप्राइज, प्राइवेट स्टैब्लिशमेंट हायर 10 और मोर वर्कर, 10 या उससे ज्यादा वर्कर अगर काम करते हैं तो वो फॉर्मल सेक्टर है। दोज वर्किंग इन ऑर्गेनाइज सेक्टर आर कॉल्ड फॉर्मल वर्कर, और जो फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं वो फॉर्मल वर्कर है। गवर्नमेंट प्रोटेक्ट देम इन वेरियस वे थ्रू लेबर लॉ, सरकार ने बहुत सारे लॉ बना रखे हैं। दे कैन फॉर्म ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन है उनके लिए, और जहाँ पे 7% लोग ही काम करते हैं, यानी फॉर्मल सेक्टर जो है उसमें थोड़े बहुत पॉपुलेशन ही काम करते हैं। इनफॉर्मल की बात करें क्लास, इट इंक्लूड ऑल सच प्राइवेट इंटरप्राइज विच हायर लेस देन 10 वर्कर, जिन्होंने 10 से कम वर्कर हायर किए हुए हैं, वो आपका इनफॉर्मल सेक्टर है। जहाँ पे कोई नौकरी पक्की नहीं होती, जहाँ पे 90% लोग जो है वो काम करते हैं, जहाँ पे कब जॉब छोड़ दी जाए, कब कंपनी से निकाल दिया जाए आपको नहीं पता, जहाँ पे कोई लेबर लॉ नहीं है, सरकार ने इनके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं बनाए, वो इनफॉर्मल सेक्टर है। अनएम्प्लॉयमेंट टाइप्स इन इंडिया की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो क्लासिफाइड है रूरल अनएम्प्लॉयमेंट और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। गांव में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो रूरल है, और शहर में जो है वो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट है। अराउंड 70% ऑफ पॉपुलेशन लिव्स इन विलेज। आप ध्यान रखना, इंडिया की 70% आबादी जो है वो गांव में रहती है। एग्रीकल्चर इज द सिंगल लार्जेस्ट सोर्स ऑफ देयर लाइवलीहुड, बट एग्रीकल्चर सफर फ्रॉम अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम। क्लास एग्रीकल्चर में बहुत प्रॉब्लम है, लाइक बारिश का, पैसों की दिक्कत, टेक्नोलॉजी नहीं है, सरकार का सपोर्ट नहीं है, वेल मार्केट नहीं है, तो ये सारे प्रॉब्लम जो है वो एग्रीकल्चर को फेस करना पड़ता है। अब रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, गांव में बेरोजगारी कैसी होती है, खुला हुआ अनएम्प्लॉयमेंट, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, जहां साफ लोगों के पास काम नहीं है। सीजनल, किसी एक सीजन में काम है, किसी दूसरे सीजन में काम नहीं है। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, जहां पे एक इंसान की जरूरत है वहां 4 इंसान काम कर रहे हैं, जहां 10 की जरूरत है वहां 20 कर रहे हैं। तो ये क्लास हो गया आपका डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट आगे देखते हैं अर्बन एरिया में कैसा अनएम्प्लॉयमेंट होता है। पहला होता है इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्री में काम ही नहीं है। इंडस्ट्री धीरे धीरे मशीनों को हायर कर रही है एम्प्लॉयज की जगह, तो इंडस्ट्री में काम नहीं है। लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन जो मार्केट को चाहिए वो काम नहीं जानते, या फिर क्लास पढ़े लिखे होने के बाद भी काम नहीं, जिसकी वजह से वो बेरोजगार रहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, हम बिना अनपढ़ वाला काम क्यों करें। और नई नई जब टेक्नोलॉजी आती है तो पुराने लोग जो काम कर रहे हैं, मान लो कोई पुराना इंसान है जिसको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, अगर वहां पे कंप्यूटर लगवा दिया जाए तो काम कर नहीं पाएगा, वो बेरोजगार हो जाएगा। और नेक्स्ट है क्लास कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो आप जानते ही हो हमारे देश में बेरोजगारी के कारण क्या क्या है। तो सबसे पहला है कि इकोनॉमी का ग्रोथ स्लो है। ध्यान रखना, अगर हमारा देश ही ग्रो नहीं करेगा तो हम भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। इकोनॉमी का जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे होता है। पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसकी वजह से लोगों को काम नहीं मिलता है। लोग जो है वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे डिपेंड होने लगे हैं, जिसकी वजह से वो बेरोजगार होने लगे हैं। अंडर डेवलप एग्रीकल्चर, हमारे देश का एग्रीकल्चर अच्छा नहीं है। हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे कोई फोकस नहीं रखता, सिर्फ रट्टाफिकेशन पे फोकस रखता है। जॉइंट फैमिली सिस्टम, जॉइंट फैमिली है जहाँ पे क्लास जो पूरा फैमिली काम करने जाता है, जबकि 2 लोग काम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट को प्रमोट किया जाता है। लोगों की बचत और इन्वेस्टमेंट, लेस सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो है लोगों की वो बहुत कम है। और रेमेडियल मेजर क्या है क्लास, इसका जो रेमेडियल मेजर है किस तरीके से बेरोजगारी खत्म की जा सकती है। प्रोडक्शन बढ़ाओ, सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम बनाने चाहिए, जो वो प्रोग्राम सरकार बनाती है बेरोजगारी को कम करने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रांग बनाना चाहिए सरकार को। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बनाने चाहिए ताकि जो लोग बेरोजगार हैं वो कांटेक्ट कर सके और उनको काम मिल सके। सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को ज़्यादा पैसों की मदद करनी चाहिए ताकि वो लोग अपना काम खोल सकें और वो 2-4 लोगों को रोजगार दे सकें। प्लस इम्प्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करना चाहिए। जितनी ज़्यादा बिजली, सड़क, ये सब चीज़ें अच्छी रहेंगी उतना ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना चाहिए ताकि लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट करेंगे, फैक्ट्री ज़्यादा बनेगी, फैक्ट्री ज़्यादा बनेगी, लोगों को रोजगार ज़्यादा बनेगा। इसीलिए सरकार कहीं स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया स्टार्टअप जो है चालू करती है। लाइक इंडिया में आप इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल देख सकते हो। नेक्स्ट है सोर्सेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डेटा। तो जो बेरोजगारी का डेटा है वो कहाँ से मिलता है, तो ध्यान रखना बेरोजगारी का डेटा सबसे पहले एनएसएसओ मिलता है, एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। दूसरा है पॉपुलेशन सेंसस जिसको सेंसस बोलते हैं, या डीजीईटी
डायरेक्टरेट जनरल एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, ज़्यादा डिटेल में नहीं आएगा, बस ध्यान रखना ये 3 चीज़ जो है वो डेटा देती हैं कि भाई कितने लोग रोजगार हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं। तो सरकार की जो पॉलिसीज हैं, वो सरकार की पॉलिसी, सरकार एक तो डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट देती है कि भाई डायरेक्टली सीधा आपको जॉब दे दिया, सरकारी जॉब में आपको काम मिल जाता है, या क्लास गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन ज़्यादा करेगी ताकि फैक्ट्री ज़्यादा आए, और फैक्ट्री ज़्यादा आएंगी तो आपको फैक्ट्री में काम भी ज़्यादा मिलेगा। भाई देखो, अगर जितनी ज़्यादा फैक्ट्री सरकार बनाएगी, जाहिर सी बात है उन फैक्ट्री में लोगों को रोजगार भी ज़्यादा मिलेगा। तो वो सरकार का जो प्रोग्राम है वो क्लास इनडायरेक्ट है। सरकार की कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, ये पॉवर्टी चैप्टर के अंदर आप लोगों ने बेसिकली पढ़ रखा होगा। ये सारे क्लास वही है, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, एम्प्लॉयमेंट नरेगा जिसको मनरेगा बोलते हैं। तो सरकार इन सारे प्रोग्राम्स के थ्रू बेरोजगारी को कम करने की सरकार सोचती है कि भी बेरोजगारी जो उसे खत्म किया जा सके। तो बेसिकली ये है सारे के सारे क्लास प्रोग्राम जिनको आपने ध्यान रखना है। एक लास्ट चैप्टर है क्लास, वो ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, आज खत्म ही करना है किसी भी कीमत पे, भले ही 10 मिनट फालतू लग जाए। और ये क्लास मैंने अभी किताब से ही इमेज लिया हुआ है, ये क्लास ये इस चैप्टर के अंदर नोट्स नहीं है तो आपकी बुक से ही शेयर किया। तो कोई भी किताब आपके पास हो उससे कुछ कुछ चीज़ें हैं इस चैप्टर में जो पढ़ लेना। आना सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में एक ही क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का, रूरल डेवलपमेंट। इवन हर एक चैप्टर जो है ऑन एन एवरेज 4 to 5 मार्क्स का है। देखो, रूरल डेवलपमेंट में जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि गांव के लोगों का विकास होना चाहिए, रूरल एरिया का डेवलपमेंट होना चाहिए। भाई सीधी सी बात है, हमारे देश की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया में रहती है। तो रूरल एरिया को डेवलप कैसे किया जाए फिर? अगर रूरल एरिया डेवलप नहीं होगा तो लोग शहर में आते चले जाते हैं। आप देखते हो गांव में कितनी कम भीड़ होती है, शहर में इतनी ज्यादा भीड़ होती है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट होता है, आपको ह्यूमन रिसोर्सेज का डेवलप करना पड़ेगा, एम्प्लॉय को अच्छी फैसिलिटी देनी पड़ेगी, हेल्थ देना पड़ेगा, एजुकेशन देना पड़ेगा, गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डेवलप करना पड़ेगा, लैंड रिफॉर्म, जमीन से विवाद, गांव में बहुत जमीन का विवाद होता है, वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, रूल रेगुलेशन जमीन के लिए बनाना पड़ेगा, पॉवर्टी को खत्म करना पड़ेगा, गरीबी गांव में भी वो फैसिलिटी देनी पड़ेगी ताकि अर्बन एरिया में जो डेवलप हो रहा है गांव भी डेवलप करे, और डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, तो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज का डेवलप होना चाहिए, यानी कि गांव में भी रिसोर्सेज अवेलेबल होना चाहिए ताकि लोग प्रोडक्शन को ज्यादा कर सकें। ये पूरा चैप्टर गांव के डेवलपमेंट की बात करता है। रूरल क्रेडिट, गांव के लोगों को उधार देना, यह है रूरल क्रेडिट। तो रूरल क्रेडिट में दो सोर्सेस है, नॉन इंस्टीट्यूशनल और इंस्टीट्यूशनल। नॉन इंस्टीट्यूशनल मतलब क्या है? मनी लेंडर, रिलेटिव, ट्रेडर, कमीशन एजेंट और रिच लैंडलॉर्ड। मनी लैंड क्लास जो मनी लेंडर होते हैं, पैसे उधार देते हैं, रिलेटिव से आप उधार ले सकते हो, कमीशन पे आप उधार ले सकते हो, या जो लैंडलॉर्ड होते हैं जमींदार, उनसे आप उधार ले सकते हो जमीन को गिरवी रखवा के। इंस्टीट्यूशनल के अंदर आता है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, लैंड डेवलपमेंट बैंक, कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, सरकार, या नाबार्ड। नाबार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज पढ़ लेना। और सेल्फ हेल्प ग्रुप भी, जहाँ पे कई सारे लोग बेसिकली वुमेन्स मिलकर, कमेटी का सिस्टम बताया था मैंने, सब लोग थोड़ा थोड़ा सा पैसा जोड़ते हैं और एक इंसान को एक बड़ी रकम की पेमेंट दी जाती है, तो वो होता है नॉन स्टूडेंट क्लास। ये सारे वही पॉइंट्स हैं, सेम टू सेम, मनी लेंडर वगैरह, इनको आप एक बार रीड कर लेना। अब इसमें बेसिकली जो है ये सारे पॉइंट्स है, लैंड डेवलपमेंट बैंक हो गया, कमर्शियल बैंक हो गया। नाबार्ड अच्छे से पढ़ लेना क्लास। नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये एक एपेक्स बैंक है जो पूरे रूरल क्रेडिट को कंट्रोल करता है कि गांव में कौन कौन से लोग किस टाइप का काम कर रहे हैं, कितना पैसा देना है, और उनको ये क्लास जो बैंक अदर बैंक्स होती हैं, लाइक लैंड डेवलपमेंट बैंक हो गया, कमर्शियल बैंक हो गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, उन सबको क्या करता है? ये रेगुलेट करता है कि सही से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, लोगों को पैसा सही से दे रहे हैं, नहीं दे रहे। सेल्फ हेल्प ग्रुप मैंने कहा था क्लास, बैंकेज, माइक्रो फाइनेंस, इसमें आपको एमसीक्यू भी कराया था, उसका आंसर सेल्फ हेल्प ग्रुप था। तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, मैंने कहा था कि कुछ लोग जो है वो मिलके गांव में जो वुमेन्स हैं वो थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीने जोड़ते हैं और किसी एक इंसान को बड़ी रकम की पेमेंट हो जाती है। तो जिसको जरूरत होती है क्लास वो पेमेंट ले लेता है और अपना काम करता है, और बाकी टाइम पे वो थोड़ा थोड़ा करके सारा पैसा लौटा देता है। क्लियर है? नेक्स्ट है क्लास क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ रूरल बैंकिंग। तो जो रूरल बैंकिंग है उनका क्रिटिकल अप्रेजल क्या है, सुनो मेरी बात को, मतलब प्रॉब्लम क्या है। क्रिटिकल अप्रेजल मतलब क्या है कि रूरल बैंकिंग में प्रॉब्लम क्या है। तो देखो, जो रूरल बैंकिंग है उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो ये इनसफिशियंसी, यानी कि सरकार, पब्लिक इतनी ज्यादा है, सरकार उधार जो है वो देती है वो बहुत कम है। यानी जो उधार दिया जाता है ना क्लास, वो उस उधार का जो अमाउंट है
वो बहुत कम है। इनएडुकेट कवर ऑफ इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस है ना, वो ज़्यादा नहीं है, वो बहुत कम है। यानी कि गाँव में जो बैंक्स वगैरह हैं, कोऑपरेटिव बैंक वगैरह बहुत कम है। लोन ज़्यादा अप्लाई करते हैं, लेकिन लोन जो सैंक्शन होता है किसानों को बहुत कम है। किसान 5 लाख के लिए अप्लाई कर रहा है, उसको 50,000 का लोन देते हैं। जब किसान को प्रॉपर पैसा मिलेगा ही नहीं, तो वो कैसे अपनी खेती बाड़ी कर पाएगा। जो मार्जिनल और पुअर फार्मर होते हैं, बहुत गरीब फार्मर होते हैं, उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। ग्रोइंग ओवरड्यूज, और उधार जो है किसानों के ऊपर बढ़ता चला जाता है, ब्याज जो है बढ़ता चला जाता है, किसान लोग उसकी पेमेंट नहीं कर पाते। ये बैंकिंग सिस्टम में बेसिकली जो है प्रॉब्लम है। ओके, बाकी इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट है वो है क्लास एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम का मतलब क्या है? एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज अ प्रोसेस दैट assembling, storage, processing, transportation, packaging, grading, distribution of different agriculture commodity across the country। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो किसानों ने बनाया है, उसकी मार्केटिंग, उसका ट्रांसपोर्टेशन, उसका स्टोरेज, असेंबलिंग, ये सारी चीजें एग्रीकल्चर मार्केटिंग में आती हैं। तो किसानों को प्रॉब्लम क्या होती थी पहले? मैनुपुलेशन। भाई बिग बड़े बड़े व्यापारी जो होते थे ना, वो घोटाला करते थे, किसानों को जो है वो क्लास कहीं ना कहीं मैनुपुलेट करते थे, गलत वजन करते थे। अब वो क्लास 1,000 किलो अनाज बिकता था, तो 1,000 किलो में क्लास 20-25 किलो मार लिए, तो क्या पता पड़ रहा है। लैक ऑफ मार्केट इन्फॉर्मेशन, कौन सा सामान किस प्राइस पे मिल रहा है, किसका क्या प्राइस चल रहा है, किसानों को पता ही नहीं कुछ। किसान स्टोर कहाँ से करेंगे? तो उनको लगता है कि यार हमारा खराब हो जाएगा सामान, तो ये क्या करते थे, क्लास स्टोर भी नहीं कर पाते थे, जल्दी जल्दी घाटे में बेच देते थे। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग को इम्प्रूव करने के लिए सरकार ने क्या क्या किया? सबसे पहला रेगुलेट मार्केट, मार्केट को रेगुलेट किया, एक ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग कंडीशन बनाया, जहां पे किसान अपना अनाज ले जाके बेच सकता है फिक्स प्राइस पे, और वो प्राइस क्लास मैनुपुलेट नहीं होता। सेकंड है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, सड़क वगैरह बना, क्लोज कोल्ड स्टोरेज बने, गोडाउन बने, वेयर हाउस बने, रेलवे बने, ताकि किसान अपना अनाज जो है वो स्टोर कर सके, किसान अपना अनाज ट्रांसपोर्ट कर सके। तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज हैं वो प्रॉपर तरीके से हो सके। आज जो ये जोमेटो, स्विगी, ये जो फूड डिलीवर करते हैं आपको, अगर हमारे देश का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा नहीं होता तो क्या ये डिलीवर कर पाते? नहीं। अगर हमारे देश का कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होता, इंडस्ट्री में आईटी सेक्टर अच्छा नहीं होता, तो क्या ये डिलीवरी कर पाते? नहीं। क्या ई कॉमर्स चल पाता? बिल्कुल भी नहीं। तो वहाँ पे गाँव में भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। कोऑपरेटिव मार्केटिंग, यानी क्लास सब लोग मिल के काम करें, और इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल आता है मिल्क कोऑपरेटिव। तो मिल्क कोऑपरेटिव की हम जब भी बात करते हैं, गुजरात में क्लास ये ट्रांसफॉर्म हुआ था, मिल्क कोऑपरेटिव इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ गुजरात एंड सम पार्ट। तो जो गांव के लोग हैं गुजरात के, उन सब ने मिलके जो है मिल्क कोऑपरेटिव जो चलाया, वहाँ पे क्लास वाइट रेवोल्यूशन इसको कहते हैं। और वहाँ पे इन्होंने गांव गांव से जो है दूध कलेक्ट किया और उसको क्लास पैक करके बेचने लगे, तो इसको बोलते हैं क्लास कोऑपरेटिव मार्केटिंग। क्लास फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे डेफिशिएंसी सॉरी डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। तो ध्यान रखना, दो पॉइंट है, एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और बफर स्टॉक। बफर स्टॉक क्या होता है? सरकार किसान से कहती है कि हम आपके प्रोडक्ट का एक मिनिमम प्राइस रख रहे हैं जो कि 150% है, यानी आपका जितना भी रुपए अनाज उगाने में लगा है, हम उसका 150% पे आपसे अनाज खरीद लेंगे। लाइक उसका अगर 10 लाख लगा है तो किसानों को 15 लाख मिल जाएगा, तो 10 लाख का अनाज जो है वो सरकार कितने में ले लेगी? 15 लाख में, ताकि किसानों को ज़्यादा पैसा मिले और किसान जो उस पैसे से अपना घर बार अच्छे से चला सके, बिकॉज ज़्यादा लोग तो किसानी ही कर रहे हैं। तो अब सरकार जो ये पैसे देकर सरकार ये स्टॉक खरीदती है, अनाज खरीदती है, सरकार उसका बफर स्टॉक मेंटेन करती है, यानी कि अपने पास वो स्टोर करके रखती है कोल्ड स्टोरेज में। और कभी बाढ़ आया, आंधी आया, तूफान आया, कहीं पे सुनामी आई, तो वहां पे जो एरिया है वो पूरी तरीके से वैनिश हो जाता है, तो वहां पे ये लोग क्या करते हैं? अनाज को पहुंचाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग क्लास, इमर्जिंग ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल। तो क्लास बहुत सारे स्टेट ने अपने अपने हिसाब से बनाई क्लास चैनल, जहाँ पे लोग आए और क्लास आके अपना डायरेक्टली, यानी कि आप सरकार को मत बेचो, फार्मर डायरेक्टली जो है वो अनाज बेच सकता है, चीजें बेच सकता है, किसको? मंडी में जाकर ग्राहकों को। तो आपने देखा मंडी में जाते हैं तो डायरेक्टली आप जाकर मंडी से क्या कर सकते हो? किसानों से, किसान खुद अपना अनाज लेके आता है, बग्गी में लाता है या जैसे भी ट्रैक्टर में लेके आता है, और वो आपको बेच देता है। और सरकार ने क्या किया? अलायंस विथ मल्टीनेशनल कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनी लाइक क्लास केएफसी हो गया, मैकडी हो गया, सबवे हो गया, पिज्जा हट हो गया, तो इनको जो अनाज चाहिए ना, जो सॉरी इनको जो भी फ्रूट चाहिए या वेजिटेबल चाहिए, जो भी चाहिए, पटैटो चाहिए,
तो ये डायरेक्टली क्या करते हैं, किसानों से खरीद सकते हैं। क्लास लास्ट टॉपिक है इसका डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि आप सिर्फ खेती बाड़ी मत करो, आप खेती बाड़ी के अलावा क्लास कुछ और भी काम करो, उसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। लाइक क्लास डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं। लाइक आप आईटी का काम कर सकते हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी का काम होता है क्लास, ठीक है, फिशरीज होती है मछली पालन, हॉर्टिकल्चर जहाँ पे क्लास वेजिटेबल या ट्यूबर क्रॉप्स वगैरह होती हैं, यहाँ पे सरसों का तेल वगैरह, सरसों की खेती होती है, ये सब हॉर्टिकल्चर है। तो ये नॉर्म फार्म एरियाज है। अब जरूरी नहीं है कि हर कोई गांव में फार्मिंग ही करे, तो इन सबको एक बार देख लेना क्लास। एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, ये क्या होता है इसको देख लेना। डेयरी, यहाँ पे दूध वगैरह का काम होता है। तो मैंने आपसे कहा था जो मिल्क जायंट है वो ऑपरेशन फ्लड है। ऑपरेशन फ्लड जो है वो गुजरात में था, वही क्लास व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, सन 2006-7 में चलाया गया, और जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में इंडिया जो है मिल्क प्रोडक्शन पे जो है वो नंबर 1 पे आ गया पूरे वर्ल्ड में, कि भाई दूध के काम में इसमें ऑपरेशन फ्लड है, 1970 में आया, ठीक है, किसके द्वारा, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा। तो ये पढ़ना, जहाँ पे एग, मीट, ऊल और अदर जो प्रोडक्ट है उसमें हम लोग डील करते हैं, डेयरी में आ गया। तो ये डेयरी में आ गया। एनिमल हस्बेंड्री में हो गया पशुपालन। फिशरीज आपको पता है क्लास, मछली पालन। तो मछली जब लोग पालते हैं ना, तो जो बेसिकली जो मछली लोग पालते हैं उनकी एक कम्युनिटी होती है, तो उनके लिए मदर जो है वो वाटर बॉडी है। भाई सीधी सी बात, जो खेती बाड़ी कर रहा है ना, जो रहा जमीन उसकी माता है, धरती माता, लेकिन जो मछली पालन कर रहा है उसके लिए पानी ही माता है, ठीक है। तो जो वॉल्यूम ऑफ फिश प्रोडक्शन, तो इंडिया में जो फिश प्रोडक्शन का वॉल्यूम है वो 60% टोटल फिश प्रोडक्शन एंड 36 कम्स फ्रॉम द मरीन वाटर। तो यानी कि जो मरीन वाटर, जो समंदर है, उससे 36% जो है वो मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, जबकि 64% जो है मछली का प्रोडक्शन है वो नॉर्मल इनलैंड सोर्सेस, आपके नदी हो गया अलग अलग, या तालाब हो गया, या फिर नॉर्मली लोग गड्ढा खोद के फिशिंग करते हैं। शेयर ऑफ फिशिंग इन जीडीपी, तो कुछ स्टेट जो है वो जीडीपी में मतलब कि अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करते हैं, जो कि बहुत कम है, 0.8%, यानी कि 1% भी नहीं है फिशिंग जीडीपी का, यानी कि फिशिंग बहुत कम होती है। इंडिया, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, इंडिया में वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरला, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इन सब जगह जो है वो फिशिंग जो होती है वो ज़्यादा होती है। वुमेन का पार्टिसिपेशन मछली को पकड़ने में नहीं है, लेकिन उसको बेचने में जरूर है। समझ रहे हो बात को? तो उसको एक्सपोर्ट करना, उसको मार्केटिंग करने में जो विमेन का कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा है। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी है फिशिंग में, क्या? बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा बेरोजगार हैं, लो पर कैपिटा अर्निंग, पैसा लोग कम कमाते हैं, लेबर जो है वो क्लास दूर दूर जगह क्लास नहीं जा सकता, इलिटरेसी रेट जो है और इनडेटनेस, कर्जा जो है वो बहुत ज़्यादा है। हॉर्टिकल्चर में मैंने आपसे कहा था मस्टर्ड सीड्स वगैरह उगाना, फ्लावर का, एरोमा प्लांट्स क्लास, ठीक है, जो महकते हैं प्लांट, खुशबू देते हैं प्लांट, मेडिसिन प्लांट, अलग अलग स्पाइसेस, ये सारी चीज़ें जो आती हैं वो हॉर्टिकल्चर में आती हैं। तो हॉर्टिकल्चर में जो इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान रखनी है, हॉर्टिकल्चर जो है वो जीडीपी का 6% कंट्रीब्यूट करता है, और वर्ल्ड में जो हॉर्टिकल्चर है वो इंडिया में क्लास एक लीडर की तरह है, यानी इंडिया जो है वो हॉर्टिकल्चर का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। लाइक फ्रूट्स हो गया, मैंगो हो गया, बनाना, कोकोनट, कैश्यू नट, काजू, ठीक है, नंबर ऑफ स्पाइसेस। तो इसका जो प्रोडक्शन है वो डेटा भले ही मत याद करना, लेकिन आप ये ध्यान रखना कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड का लीडर है हॉर्टिकल्चर में, ठीक है। इम्प्रूवमेंट इन इकोनॉमिक कंडीशन, तो हॉर्टिकल्चर से लोगों की जो, तो आप गांव में रहते हो तो आप हॉर्टिकल्चर कर सकते हो, आपको पैसा अच्छा खासा मिलेगा, और वहाँ पे जो महिलाएं हैं, बाग वगैरह में महिलाएं भी काम कर सकती हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कौन सी जॉब कहाँ पे अवेलेबल है, गांव में कौन सी खेती कब करनी चाहिए, ये सारी डिटेल जो है वो आ गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। क्लियर है? लास्ट पॉइंट है क्लास ऑर्गेनिक फार्मिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, 1920 वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, 2020 वालों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है बेसिकली, जब आप केमिकल का यूज़ नहीं करते फार्मिंग करते वक्त, वो प्रोडक्ट हेल्दी रहता है, तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो बेनिफिट क्या है? सस्ता पड़ता है आपको, एक्सपोर्ट अच्छा खासा होता है, बाहर के देश के लोग काफ़ी इसको इस्तेमाल करते हैं, फूड हेल्दी रहता है, आपको रोजगार मिलेगा, और आपके जो एनवायरनमेंट है वो खराब नहीं होगा। केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ ही नहीं करना है, दवाइयों का यूज़ नहीं करना है। लेकिन चैलेंजेस क्या है क्लास? लेस पॉपुलर है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केट फैसिलिटी, यानी कि इसकी जो मार्केटिंग है वो बहुत कम है, आउटपुट जो है वो कम है, और सभी फसल के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग ठीक नहीं है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो फूड होता है उसकी शेल्फ लाइफ जो है वो शॉर्टर शॉर्टर होती है, छोटी होती है,
और आप हर क्रॉप का ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं कर सकते, तो आप लिमिटेड चीज़ों की ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हो। तो इसके साथ ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया। तो आप आराम से एक दिन का टाइम लेके इन तीनों चैप्टर को रिवाइज कर लेना। चैप्टर नंबर 9, 10 के ऑलरेडी मैंने बना रखा है वीडियो, आपको शेयर भी कर दिया है। बाकी नेक्स्ट क्लास में जो भी डाउट है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपका कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।